मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ज़रूर ख्याल रख रहे होंगे। जनाब नए दिन है और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, हफ्ते का भी आगाज़ हो चुका है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी छुट्टी जो है ना वो बहुत अच्छी गुजरी होगी, मज़े में गुजरी होगी और काफ़ी सरकारी और जो निजी इदारे हैं ना उनको तो आज भी छुट्टी है, चूँकि आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेबर डे है आज। लेकिन हमारे फ़राइज़ की नौयत इस तरह की है कि हम अपने काम पर मौजूद हैं। आपके साथ लेबर डे के हवाले से कुछ अहम प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू भी आगे जाकर करेंगे, लेकिन दिन का आगाज़ एक खूबसूरत सी बात के साथ करना चाहूँगी कि जनाब हम में से ना ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वही रहते हैं जो खैर बांटना जानते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। और हमारे पास ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिनसे ये पता चलता है कि असल ज़िंदा रहना वही होता है जो आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। बेशक आप दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आपके लोगों के लिए, मुल्क व कौम के लिए, मुआशरे के लिए किए गए जो काम है ना वो हमेशा याद किए जाते हैं। जैसे अगर इल्म व अदब की बात कर ली जाए तो बाबा मोहम्मद अशफाक साहब का नाम हमेशा याद रखा जाएगा जब भी इल्म की बात होगी, जब भी अदब की बात होगी। और आप लोगों की रहनुमाई के लिए इल्म का वो समंदर है जिससे लोग रहती दुनिया तक सैराब होते रहेंगे। और इसी तरह अगर अब्दुल सत्तार ईदी साहब का जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी, और जब लोगों से मोहब्बत, दुखी इंसानियत की खिदमत का जिक्र होता है ना तो ईदी साहब फ़ौरन से याद आ जाते हैं, फ़ौरन से हमारे जहन में उनका जो मुस्कुराता चेहरा, हंसता हुआ चेहरा वो आ जाता है। तो जनाब इन जैसे लोगों के हवाले से हमें मज़ीद भी बात करनी चाहिए और इनके हवाले से आगे बढ़कर कोशिशें करनी चाहिए। इन लोगों ने जो मेहनत की है, जो जिद्दोजहद की है सोसाइटी में, मुआशरे को बेहतर बनाने के हवाले से, हमें भी इस हवाले से इक़दामात करने की ज़रूरत है। और अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि जनाब हम भी इन लोगों जैसे बन जाएं और अपनी ज़िंदगी भी संवारें और अपने साथ साथ लोगों की ज़िंदगी संवारने का भी सबब बने। तो जनाब आज का दिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम 1 मई के हवाले से भी बात करेंगे, लेबर डे है और इसके अलावा भी और बहुत से इम्पॉर्टेंट जनाब टॉपिक्स आज रहने वाले हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम बात करेंगे शहरियों की सेहत और इसके मुतालिक दरपेश मसाइल के हवाले से, और कोशिश करेंगे कि जनाब अपने एक्सपर्ट के ज़रिए उन मसाइल का हल भी आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। और मीठे मशरूबात पीना हम में से किसको नहीं पसंद होता। गर्मी का मौसम हो और मीठा और ठंडा मशरूब अगर मिल जाए तो जनाब क्या ही बात है। इसके अलावा बाज़ार से मिलने वाले डब्बे के जूस और हिफ्ज़ाने सेहत का बिल्कुल भी ख्याल ना रखते हुए तैयार किए जाने वाले मशरूबात का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनका इस्तेमाल हमारे लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? आज मैं इसी इशू पर बात करने जा रही हूँ, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर डब्बे वाले जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत ही नॉर्मल समझते हुए और फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इंकशाफ ये सामने आया है कि मुख्तलिफ मीठे मशरूबात इस्तेमाल करने वाले अफराद जल्दी मौत का शिकार हो सकते हैं। अमरीकी मरकज़ के मुताबिक 37 मिलियन से ज़ायद अमरीकी डायबिटीज़ का शिकार है और जिनमें से 95% को टाइप 2 डायबिटीज़ है। और ख़याल रहे कि मज़कूरा तहकीक के लिए मुहक्किकीन ने कैफ़ीन और बग़ैर कैफ़ीन वाले मशरूबात जैसे कि फ्रूट पंच, शुगर जबीन और फलों के रस इस्तेमाल करने वाले जो टाइप 2 डायबिटीज़ के हामिल शुरका था ना उनका इंतखाब किया गया था। तो इसमें डायबिटीज़ के शिकार अफराद को ज़्यादा ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो मीठे मशरूबात से टाइप 2 डायबिटीज़ के अफराद में मौत का खदशा 8% तक बढ़ जाता है। मज़ीद इस रिसर्च में क्या चीज़ें सामने आई हैं, किन उम्र के लोगों पर मीठे मशरूबात का ज़्यादा बुरा असर हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अमारा मुजाहिद हैं,
क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हमारा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा आज हम बात करने वाले हैं पैक्ड जूसेस, डब्बे वाले जूसेस और जो बाहर से जिन मशरूबात का हम इस्तेमाल करते हैं कि उनके क्या क्या बुरे असरात हमारी सेहत पर हो सकते हैं। सबसे पहले तो पैक्ड जूसेस के हवाले से बताइए कि जो हम इतने मज़े मज़े से पीते हैं, बच्चों को भी हम लेकर देते हैं, तो वो कितने मुज़रे सेहत है हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए? जी बिल्कुल। इसके नुकसानात पे बात करने से पहले ना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। अमूमन आप जैसे या किसी आम बंदे के लिहाज से आप लोग जाते हैं मार्केट से डब्बे वाला जूस लेते हैं, तो जूस की कैटेगराइजेशन ना बहुत ब्रॉड है। आप जो ले रहे होते हैं वो जूस नहीं होता। मतलब जो डब्बे वाली चीज़ है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 चीज़ों में। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो फ्रूट पंच की आपने जैसे बात की और फ्रूट ड्रिंक है, उसमें जो फ्रूट कंटेंट है वो सिर्फ 10% तक है, अप टू 1%। अच्छा। बाकी चीज़ें उसमें स्टेबलाइजर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, बाकी फ्लेवर्स हैं, तो वो जूस नहीं है, वो सिर्फ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक है। और साथ ही हम बात करते हैं नेक्टर की। नेक्टर में आप समझ लें कि 90% तक फ्रूट कंटेंट होता है। ये भी कुछ ब्रांड्स ही इंट्रोड्यूस कराते हैं नेक्टर को, जो मोस्टली हमारे पास हैं वो फ्रूट ड्रिंक है। हाँ ठीक है। और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूं तो उसमें जो नेक्टर में भी फ्रूट कंटेंट है आजकल 35% से ज़्यादा नहीं डाल। तो जूस जो होता है, एक आप जो जूस जिसको कंसिडर करेंगे जिसमें 100% सिर्फ फ्रूट कंटेंट होगा, वो एक फ्रेश जूस होगा। जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स कोई चीज़ ऐड नहीं की जाती। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास है वो जूस नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर अब इस चीज़ की बात की जाए कि इसके क्या नुकसानात होते हैं, अब देखें 2 तरह के लोग होते हैं। एक सेहतमंद होते हैं, एक वो बेचारे जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर और इस तरह के मसले होते हैं। अब एक आम बंदा अगर मॉडरेशन में हफ्ते में 1-2 बार जाके फ्रूट ड्रिंक पी लेता है, अच्छा, या कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, तो आप कह लें कि उसके लिए इतना रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर आप मॉडरेशन में ले रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर अ हेल्दी पर्सन। बट इफ़ यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं और आपकी रूटीन में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह शामिल हैं, या आप वैसे भी ले रहे हैं, कम मकदार में भी ले रहे हैं, तो इट कैन डायरेक्टली लीड टू हार्ट अटैक्स एंड राइज इन ब्लड प्रेशर एंड इस तरह की चीज़ें। तो हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए कि आप जो है किस तरह किस चीज़ को किस मकदार में इस्तेमाल कितना ले रहे हैं और कितना इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट आई है हमारा, इसमें बताया गया है कि आपकी जो टाइप 2 है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ तो एक हो रही है, उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है लोगों में, और दूसरा 8% जो है वो चांसेस ज़्यादा हो गए हैं कि आप मौत का शिकार भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब इनका शुगर लेवल कितना इसमें होता है जो हमें नहीं पता चल रहा होता? हम तो बड़े मज़े की पी रहे होते हैं, उस चीज़ को लेकर एंजॉय कर रहे होते हैं। कितना शुगर लेवल इसके अंदर होता है जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है? अच्छा, इन सारी जो ड्रिंक्स हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, इनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही मीठी चीज़ है, एडेड शुगर है। तो अब मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूँगी कि इससे हार्ट अटैक होगा। इनडायरेक्टली इस तरह हो सकता है कि इट कैन लीड टू ओबेसिटी। आपका वजन ज़्यादा होता है, आपका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर के मसले, इस तरह के मसले जो दीगर चल रहे होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। एंड अगर आप इसका रूटीन में यूज़ कर रहे हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके आपको वो इफेक्ट करता ही है। सही है, ठीक है। जी जी। ब्लड प्रेशर है अगर आपको डायबिटीज़ है, इसके अलावा आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ऑब्वियसली वो भी आपको होगा। देन हमें रिसर्च में भी पता चला है कि आपको जिगर का कैंसर भी हो सकता है इन तमाम तर चीज़ों से, जितने भी आप ये डब्बा पैक्ड या बेवरेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डाइट का या लाइफस्टाइल का रूल जो है वो बनाया प्रिवेंशन के लिए। अब एज ए डाइटिशियन मैं पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि यू कैन नॉट ट्रीट योर सेल्फ विद डाइट बट यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ। कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर अभी आप 20s में हैं या अभी अगर आप बच्चे भी हैं और आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख रहे हैं, अपनी डाइट अच्छी रख रहे हैं, सब कुछ खा रहे पी रहे हैं, मॉडरेशन में खा रहे हैं, तो आपको आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या मोटापा इस तरह की चीज़ों के रिस्क अल्टीमेटली बहुत कम हो जाते हैं। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, ये आपका लाइफस्टाइल होता है। अब बच्चे जाते हैं कैंटीन्स में, उनको फ्रूट ड्रिंक्स तो मिल रहे हैं, हाँ, उनको कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल रहे हैं, एग्जैक्टली, उनको सब कुछ मिल रहा है। और कोल्ड ड्रिंक्स की अगर मैं बात करूँ, इनमें कैफीन होता है, इनमें फास्फोरिक एसिड होता है, इनमें कलर्स होते हैं, इनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं।
अब कैफीन आपको एडिक्टिव कर देता है इनका, इसलिए बार बार बच्चों का दिल करता है या बड़ों का भी दिल करता है कि हर खाने के कोल्ड साथ ड्रिंक पिए। को एडेड शुगर्स आपको मोटापे की तरफ लेकर जाते हैं। अब आप एडिक्टेड हैं और आप छोड़ भी नहीं सक रहे और आपका वजन भी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना आपको अगले 10-20 साल में किसी ना किसी नुकसान तक पहुंचा ही देंगी। तो ये तो एक मोटापा तो सिर्फ एक फैक्टर था। अब इसके थ्रू इंजोमिया, पैल्पिटेशंस, इंजोमिया मतलब नींद ना आना रात को, कैफीन हिट करती है तो आपकी दिल की धड़कन भी कभी कभी तेज हो जाती है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही, आपको ये लगता है कि आप एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव हो गए एकदम। चलें कभी कभी एक्टिव होना अच्छा होता है, लेकिन आपकी अगर एक दिन में आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं और 3 टाइम साथ कैफीन ले रहे हैं, चलें चाय तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, चाय की कैफीन अलग, यहाँ की कैफीन अलग। तो आप RDA जो कहते हैं, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 136 mg है पर डे कैफीन की, आप उसको एक्सीड कर जाते हैं, 300 तक ले जाते हैं, तो आपने क्या करना है, मतलब नुकसान ही है। एक और चीज़ मैं बताती चलूँ इसके साथ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत है औरतों में, बच्चों में जी, और फॉस्फोरिक एसिड सारे कार्बोनेटेड बेवरेजेस में होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड बाइंड कर देता है कैल्शियम को आपकी हड्डियों में, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और जब आपका कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा होता तो अल्टीमेटली आप कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। सही है, तो यही चीज़ प्रोलॉन्ग होगी तो आप तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं हमारे पास, मतलब अगर बच्चे डिमांड करें कि नहीं हमने जूस ही पीना है, तो क्या फ्रेश जूस हम दे सकते हैं? फ्रेश जूस के भी क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, फ्रेश जूस इज़ अ गुड ऑप्शन एज कम्पेयर टू फ्रूट ड्रिंक। मैं तो समझती हूँ कि अगर बच्चा कह रहा है कि कोई ड्रिंक पीने का दिल कर रहा है, तो आप उसको खुद ही ब्लेंडर वगैरह रखें घर में, खुद ही आप फ्रूट्स लें, खुद ही उसका जूस निकाल के दें। ठीक है। नुकसान की बात करेंगे तो देखें, अब काफ़ी ऐसे वाइटामिन हैं, विटामिन C है, विटामिन A है, विटामिन E है, आप इनको सिर्फ काटते भी हैं ना तो उनका विटामिन कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब आप उनको ब्लेंड करके निकालेंगे तो आप उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट वैसे ही बहुत कम कर देते हैं। तो अगर फ्रूटी कुछ लेने का दिल कर रहा है तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अनपील्ड फ्रूट अच्छी तरह धो के फ्रूट खाएं आप। ठीक है, ओके। प्यास बुझाने के लिए वाटर इज़ द बेस्ट, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वाटर रिक्वायरमेंट तो आपकी बहुत ज़रूरी है। 2 लीटर तक तो आपको पीना ही चाहिए पानी, 1.5 to 2 लीटर। तो लेकिन अगर जूस बनाते हैं हम तो मतलब इस पे बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन भी हमारा की हुई है कि हम जूस भी फ्रेश जूस घर पे भी बनाते हैं, तो मतलब उसका जो पल्प होता है या उसका जो फाइबर होता है वो तो हम निकाल के फेंक देते हैं, और सिर्फ वो जो शुगर होती है वो ही हम इनटेक कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब आप इनको समझ लें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। देखें, आप एक फ्रूट खा रहे हैं और आप एक ड्रिंक ले रहे हैं, हाँ। ड्रिंक से भी एनर्जी मिल रही है आपको, फ्रूट से भी एनर्जी मिल रही है, मतलब कैलोरीज आपको दोनों चीज़ों से मिल रही है। लेकिन एक चीज़ में आपको कैलोरीज के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, जिस तरह के एक पूरा फुल फल, और एक ड्रिंक में आप सिर्फ कैलोरीज ले रहे हैं, कोई न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे। तो आपको फिर वो ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जिससे आपको डबल फ़ायदा हो और ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, मतलब फ्रेश जूस भी पी लें, कभी कभी पी लें, लेकिन ज़्यादातर ये ख्याल रखें कि जनाब आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो आप होल फ्रूट की तरफ ज़्यादा जाएं। अच्छा, आगे गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, आपको पता है बाहर ख़ास करके लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो कौन कौन से शरबत जो मीठे मशरूबात होते हैं, शरबत होते हैं, बाहर भी ठेलों पे भी बहुत से लोग लेते हैं, तो घरों में कौन कौन से शरबत पी सकते हैं हम? क्या आप लेमनेड बना के पिए, आप मिंट मार्गरीटास वगैरह इस तरह की रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, अगर आप कोल्ड ड्रिंक कंटेंट उसमें कम यूज़ करें तो कोशिश ये करें कि अगर आप बाहर से भी पी रहे हैं ना, आप फ्रेश जूस की तरफ जाएं। कोल्ड ड्रिंक्स तो आप लास्ट पे रखिए ना, क्योंकि हम अपने आप को प्यास से बचाने के लिए पानी पीते हैं। एग्जैक्टली। और कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी कार्बोनेटेड चीज़ें हैं, दे एक्ट एज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको यूरिन ज़्यादा आता है। जितना ज़्यादा आपको यूरिन आएगा उतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी, उतनी ज़्यादा प्यास लगेगी। तो अल्टीमेटली आप प्यास बुझाने के चक्कर में डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं इफ़ यू यूजिंग कोल्ड ड्रिंक्स। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि चूज़ वाटर या फिर कोई फ्रेश ड्रिंक यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू प्रिजर्व चीज़ें। ठीक है, पैकेज चीज़ों के जो है ना उसके ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा, आगे जैसे आपने कहा कि लेमनेड पी सकते हैं, मिंट मार्गरीटा पी सकते हैं, आगे सत्तू का भी मौसम आ रहा है, सत्तू भी पिया जाता है, देन बादाम का शरबत और मज़ीद और भी शरबत होते हैं, आलू बुखारे का शरबत, ये भी पी सकते हैं क्या? जी हमारे बिल्कुल आप पी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं तो आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं। अच्छा, वैसे डाइटिशियन से लोग ना थोड़े डर भी जाते हैं कि अच्छा ये आ गई, अभी हमें उबली
भी चीज़ें खाने को कहेंगे, अब हमें कहेंगे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हमारा रूल बस ये होता है कि आप मॉडरेशन में सब कुछ लें। किसी भी चीज़ को अगर आप लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगी तो वो आपके लिए मुज़र सेहत होगी। जिस तरह की कोई चीनी भी ज़्यादा लें, नमक भी ज़्यादा लें, कोई भी चीज़ जब आप मिकदार से ज़्यादा कर देते हैं या मिकदार से कम कर देते हैं जितनी आपको लेनी चाहिए, मतलब मेयाने रवी वाला रूल, अगर आप मेयाने रवी इख्तियार कर रहे हैं अपने खाने पीने में भी तो आपको कोई उसका नुकसान नहीं होगा। अगर आप नुकसान में आ चुके हैं, अगर आप खुदा न खास्ता किसी बीमारी में खो चुके हैं, तब आपको ख्याल करना चाहिए। एज अ हेल्दी पर्सन आप मॉडरेशन वाला रूल यूज़ करते हुए जूसेस भी पिएं। अच्छा, सब कुछ करें। लेकिन किन्हें नहीं पीना चाहिए, मतलब जो डायबिटीज़ के हैं, जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कौन कौन से जूसेस नहीं पीने चाहिए या सारे ही नहीं पीने चाहिए? अच्छा, डायबिटिक को ना हम इसको कहते हैं AMDR, एडजस्टेड मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ये हम प्रॉपर MNT करते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होती है जिन लोगों को इस तरह की कंडीशंस होती हैं उनकी, तो उसमें हम 10% नेचुरल शुगर अलाउ करते हैं उनको। नेचुरल शुगर से मुराद ये कि कोई एडेड शुगर्स नहीं, जिस तरह मैंने आपको फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का बताया, ये एक एडेड शुगर है, ये सारी ड्रिंक्स में मौजूद है। तो एज अ डायबिटिक आपको लेना ही नहीं चाहिए कोई एडेड शुगर, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप कुछ खाना पीना चाह रहे हैं मीठे में तो आप कुछ फल ले सकते हैं, वो भी मखसूस फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जितना ग्लूकोज कंटेंट उनके अंदर है, अगर वो थोड़ी सी रेंज में कम है तो हम उनको अलाउ कर देते हैं कि आप दिन में 1 मरतबा ले लें। उससे ज़्यादा तो उनको लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनका शुगर लेवल एकदम स्पाइक अप होता है जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। मतलब उनको तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल ना ही फ्रेश जूसेस और ना ही डब्बा पैक जूसेस और ना ही कोल्ड ड्रिंक्स। फ्रेश जूसेस इस कंडीशन में आप ले लें कि इफ़ यू नॉट एडिंग एडिशनल शुगर, कोई रिफाइंड वाइट शुगर वगैरह नहीं ऐड करें तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डब्बे वाले जूसेस, तो मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगी कि कोई ऐसा पेशेंट ले जो ऑलरेडी इस चीज़ में। लेकिन हमारा हम नॉर्मल भी जब हम जूस बना रहे होते हैं, मतलब हेल्दी पर्सन्स के लिए भी हम जूस बना रहे हैं तो उसमें हम ऐड ज़रूर करते हैं, वाइट शुगर ज़रूर ऐड करते हैं, तो वो करनी चाहिए या नेचुरल शुगर के तौर पर ही हमें लेकर चलना चाहिए उनको? देखिए, टेस्ट के लिए आप जैसे कि बात हुई हेल्दी पर्सन की बात हुई ना, अगर आप टेस्ट के लिए ऐड करना चाह रही हैं ना तो रिफाइंड की तरफ मत जाएं। वाइट शुगर इज़ रिफाइंड, आप ब्राउन शुगर ऐड कर लें, आप कोई और थोड़ा सा गुड़ वगैरह ऐड कर लें, कोई आप नेचुरल चीज़ की तरफ जाएं एज कम्पेयर टू रिफाइंड। चाहे रिफाइंड आटा हो, चाहे रिफाइंड चीनी हो, जिसको हम सफ़ेद आटा या सफ़ेद चीनी ये सारी चीज़ें कहते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। टेस्ट के लिए अच्छा है लेकिन सेहत के लिए अच्छा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके भी अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब आप ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, शक्कर यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, स्टेविया यूज़ कर सकते हैं जो प्लांट बेस है। तो मतलब आपके पास सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, बस ये है कि हम लोग जनाब उनकी तरफ जाते नहीं हैं। हमारे साथ अमारा मुजाहिद मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन है। अमारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और जनाब पैक्ड जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से बात कर रहे थे कि वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और घर पे आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जनाब मज़ीद योगा के हवाले से बात कर लेते हैं और आज योगा एक्सपर्ट सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वो हमें किस चीज़ के हवाले से टिप्स देने वाली हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। सुलाफ़े नकवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नी फ्रेंडली वर्कआउट। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे ये कहते हैं कि बहुत सी एक्सरसाइजेस करने के बाद होता क्या, हमारे घुटनों में दर्द हो गया है, अब हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। होता ये कि जिनको जॉइंट पेन भी होता है या आर्थराइटिस या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो, तो हाँ ये सच है कि घुटनों में दर्द हो सकता है, लेकिन हमने अब एक्सरसाइज करनी है। किस तरह करेंगे? नी फ्रेंडली वर्कआउट करेंगे। और मैंने बहुत अरसा पहले आप लोगों से वादा भी किया था और उसकी वजह से फिर मुझे मैसेजेस भी आए कि नी फ्रेंडली वर्कआउट अभी तक नहीं आया रिस्ट फ्रेंडली वर्कआउट के बाद। सो आई वाज लाइक कि नहीं, अब है, अब टाइम है, इट्स हाई टाइम। अब बता दूँ तो अब क्या होगा। नी फ्रेंडली वर्कआउट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुमो स्क्वाट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हम लो पेस पर रहकर उस पर जाएंगे। आप जितना भी स्टांस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं और उसके बाद आपने हल्का सा यहाँ नीचे गए और पल्स करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 पल्सेस के बाद अप।
इस तरह से आपने 5 पल्सेस फिर। अब आप देखें कि मैं 90 डिग्री यहाँ तक नीचे नहीं गई, बिकॉज मैं बात कर रही हूँ नी फ्रेंडली वर्कआउट की, कि जो लोग फिर भी स्क्वाट करना चाहते हैं 30 सेकंड्स तक आप इसको दोहरा सकते हैं, या रेप्स में भी आप इसको कर सकते हैं 14 से 15 रेप या 16 रेप्स तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपका होगा हमारा साइड लंच, लेकिन मैं उसको साइड टू साइड एक साथ करूँगी। उसमें क्या करेंगे, आपने यहाँ मूव किया एंड यहाँ इस पाँव को फिर आप लॉक कर लेंगे। जब आपने इस साइड पर जाना है तो आपकी ग्रिप अच्छे से बनेगी, यहाँ इस तरह, एंड अगेन लॉक। और ये अगर आपने स्पीड में करना है तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। मैं कहूँगी शुरू में आप इसको स्लो करेंगे और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, बहुत आराम से ब्रीथ करते रहें और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ हाथ रखे जैसा, जिसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, आपने इस तरीके से अपनी बैक को स्ट्रेट रखा एंड क्रंच, अगेन ये और क्रंच, या आप सिर्फ क्रंचेस कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें की पॉइंट क्या होता है, आपने अपने टॉर्सो को भी ट्विस्ट करना है। अक्सर हम सिर्फ इस तरह कर रहे होते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। टॉर्सो को ट्विस्ट करें, बिकॉज जितनी भी रोटेशन वाली मूवमेंट्स होती हैं वो आपके ऑब्लिक्स पर काम करती हैं, बिकॉज मसल की शेप ही ऐसी होती है। इसके अलावा अब आपने क्या करना है, इसी को ज्वाइन करेंगे दूसरी एक्सरसाइज के साथ। अगैन डू दिस एंड टो टचेस, अगैन टो टचेस। अब अगर आप बिगिनर हैं, यहाँ तक हाथ भी जा रहा है तो दैट्स फाइन। आपने कोशिश करनी है कि जितना भी आप जा सकते हैं उतना आपने कोशिश की। 14 से 15 की रेप्स या 40 सेकंड तक आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। इसके अलावा एक जगह पर खड़े होकर किसी दीवार का सहारा ले लें या बैलेंस कर लें, या आप साइड, जो हम जैसे लेग रेजेस कहते हैं, आप वो कर सकते हो। इस तरीके से आपने ये चीज़ की, परफॉर्म किया इसको यहाँ पर, और इसी तरह दूसरी लेग पर स्विच कर गए, अगैन बहुत आराम से। अगर आप मॉडरेट या एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको पता होगा कि हम कहते हैं अक्सर आप पाँव पर नीचे ना लगाएं और मुसलसल एक्सरसाइज को करते चले जाएंगे तो वो उससे ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। सो साथ ही साथ अब आखिरी एक्सरसाइज, सारे कह रहे हो कि नी फ्रेंडली है फिर भी एक्सरसाइज करा रही है, नहीं, 40 सेकंड्स अगर आपने ऑन रखना है, 20 सेकंड्स आपने रेस्ट लेना है, तो 2 से 3 दफ़ा इसको दोहराना है, तो इतना तो एक्सरसाइज का टाइम हो जाएगा, जो कि आपके लिए इफेक्टिव भी होना चाहिए। सो आप करेंगे हाई नीज़। अब जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी, लास्ट एक्सरसाइज सुन के मुझे पता है बहुत खुशी होती है सबको, आपने हाई नीज़ की। इसके अंदर आपने अपने एब्डोमेन रीजन को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करके रखना है, जितना आप नॉर्मली आराम से कर सकते हैं। सांस नहीं रोकना, आप ब्रीथ कर रहे होंगे लेकिन इसको एंगेज करके रखना है। इसी तरह आपने इसको परफॉर्म किया, 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, 30 सेकंड तक आप इसको कर सकते हैं, या 14 से 15 की रेप्स, यानी कि ये और दूसरी लेग पर करके आपकी एक रेप पूरी होगी। ऑलराइट, सो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक्टिव रेस्ट आप करेंगे, ये नहीं कि जब आपका रेस्ट डे हो आप सिर्फ बैठे हुए हैं, स्टेप्स लेंगे, एक्टिव फिजिकली एक्टिव रहेंगे, पानी पिएंगे और अपनी नींद का बहुत ख्याल रखेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो है उसमें ग्रोथ हार्मोन तो होता ही है जो उसमें रिलीज़ होता है, मेलाटोनिन रिलीज़ हो, और साथ ही साथ आपको रिकवरी का टाइम मिले तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। अक्सर हम लोग इसी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते क्योंकि हम बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं देते, या हम सो नहीं रहे होते और जाग रहे हैं और फिर जिम आ जाते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बॉडी फिर भी थकी हुई है और फिर भी उसके बावजूद मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। साथ ही आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे। 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है। सो आई होप कि आपको ये वर्कआउट भी पसंद आया होगा, नी फ्रेंडली वर्कआउट। मुझे बहुत, और जनाब सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद थी, योगा एक्सपर्ट हैं। सुलाफ़े, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तेरी ज़मीं पे करता रहा हूँ मजदूरी, तेरी ज़मीं पे करता रहा हूँ मजदूरी, है सूखने को पसीना मुआवजा कहाँ है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने। तो आज यौम मज़दूर यानी कि मज़दूरों का आलमी दिन लेबर डे मनाया जा रहा है और दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन हर साल 1 मई को मनाया जाता है, और जिसका मकसद अमेरिका के शहर शिकागो के उन मेहनत कशों की जद्दोजहद को याद करना है जिन्होंने अपने हुकूक की खातिर
अपनी जिंदगियों को ना सिर्फ खैराबाद कहा बल्कि बहुत से मजदूरों पर ऐसा जुल्म भी किया गया जिससे वो शदीद जख्मी हुए और उनके मुतालिबात को भी नहीं माना गया। इंसानी तारीख में मेहनत और अजमत और जद्दोजहद से भरपूर इस त्यारे का दिन यकुम मई है। 1886 में शिकागो में सरमायादार तबके के खिलाफ उठने वाली आवाज़, अपना पसीना बहाने वाली ताकत को खून में नहला दिया गया, मगर उन जानसारों की कुर्बानियों ने मेहनत कशों की तवानाइयों को भरपूर जो है ना वो साथ दिया। यकुम मई यौम मजदूर हर साल दुनिया भर के मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है और वो शख्स जो सारा दिन पसीना बहाकर घरों की तामीर करे लेकिन खुद बेघर हो, वो शख्स जिसके खून पसीने से सबको खुराक मैसर हो लेकिन वो खुद 2 वक्त के खाने के लिए मजबूर हो, वो शख्स जिसका खून पसीना वतन की तामीर के दौरान इसकी बुनियादों में शामिल हो मगर उसी मुल्क में वो बेनिशान रहे, वो जो दिन रात दूसरों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी की कीमत बहुत सस्ती हो, वो जो स्कूल और हॉस्पिटल तामीर करने वाला हो मगर खुद इन सहूलियात से महरूम रहे, वो जिसे खुदाए बुजुर्गो बरतर ने मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है करार दिया हो लेकिन हमारे मुआशरे में इज्जत से महरूम रहे, वो शख्स जो सारा दिन खून निचोड़े मगर उसकी उजरत सबसे कम हो, उसे मजदूर कहते हैं। सो जाते हैं फुटपाथों पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जनाब, मजदूर कौन है, इनके हालात क्या हैं, इनके मसाइल और इसका हल क्या है, इस पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मखदूम मोहम्मद दुरियाब यूसुफ हाशमी साहब हैं, मजदूर रहनुमा हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। सर, आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, दुनिया भर में लेबर डे मनाया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि एक ख़ास तबका होता है जो इस दिन को मनाता है। जितने भी बाकी मजदूर होते हैं वो तो काम काज पे गए होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, हालांकि उनके नाम पर मजदूरों का दिन मनाया जा रहा होता है। तो क्या कहेंगे इस दिन की मुनासबत से? ये भी एक फैशन है जी कि दिन के नाम पर मनाया जाता है, वो काम और उनसे काम लिया जाता है और उसी दिन काम लिया जाता है और मजदूरी भी नहीं दी जाती बाज़ जगह तो, और अगर दी जाती है तो कम दी जाती है। अब ये तवील जदोजहद जिसका आपने खुद बहुत इन लेंथ जिक्र किया और बड़ी खूबसूरती से बड़े खूबसूरत अंतराए पे इसको बयान किया सारा इन डिटेल, इसकी एक लंबी तारीख है। ये आसानी से हासिल नहीं हुए मसाइल और ये मुतालबात। ये 1886 से कोई 20 साल पहले मजदूरों ने सोचा, एम्प्लॉयर ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई। सही। वो आदी थे मजदूरों से जबरन काम लेने का और वो ताला लगा देते थे फैक्ट्रियों के बाहर। अच्छा। अगर 10,000 बंदा अंदर काम कर रहा है तो बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए, ताले लगा दिए। आपको अपने काम करने के बाद आपने बीवी बच्चों को भी नहीं जा सकते, मिलने की इजाजत नहीं थी। ये जुल्म की इंतहा थी जिस पे वो मजबूर हुए कि उन्हें कुछ सोचना चाहिए कि वो तो जैसे वो सोच उनके ज़हन में आती थी एम्प्लॉयर उन्हें फायर कर देता था। आजर जो था वो उसको फायर करके माशी तौर पर मुलाजमत से निकाल देता था। ठीक है। इससे तंग मीनवाइल ये हुआ कि ताजरों ने एक अपनी एसोसिएशन बना ली यूनिटी पैदा करने के लिए, जबर मुसलसल किए जारी रखने के लिए जुल्म। तो उनकी जब एसोसिएशन बनी तो उससे मजदूरों ने सोचा कि क्यों ना हम भी जिस तरह ये यूनाइट हुए हैं हम भी यूनिटी का इजहार करें। तो इसके लिए उन्होंने अमेरिका का शहर हब जो है सनती हब, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लाखों की तादाद में मजदूर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों मुख्तलिफ कारखानों में मुख्तलिफ कारखाने और फैक्ट्रियों का एक शहर है, उसके अंदर वो इकट्ठे हुए। उन्होंने एक जगह पर इकट्ठे होकर एक मार्केट में जो नियरेस्ट मार्केट थी उसमें अपना इज्तिमा किया, मीटिंग की तो जो डाइजेस्ट नहीं हुई आजर को, उसने अपने सरमाए का और अपने उसका जो उसके अंदर ताकत बख्शती है ना दौलत, और उसका जो नशा और उसका खुमार होता है, उसमें आकर उसने उन पर गोलियां बरसा दी
इस रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया, वो रिश्वत और पैसे की चमक में दमक में आ जाते हैं। उन्होंने उनकी ऑर्डर्स को ओबे किया, मजदूरों पर गोली चला दी। मजदूरों की ये जिद्दोजहद बड़ी पुरअमन थी और सही। पुरअमन होने की निशानी के तौर पर उन्होंने सफ़ेद फ्लैग उठाए हुए थे, सफ़ेद फ्लैग उठाए थे और साथ उन्होंने अपने बीवी बच्चों को भी कहा कि आप भी पार्टिसिपेट करें इस मीटिंग के ठीक अंदर, है। ताकि एम्प्लॉयर को ये मैसेज जाए कि हम कोई तकरीबकार नहीं, हम कोई हमला नहीं करना चाह रहे। क्योंकि जनरली ये होता है कि जैसे ही मजदूर इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं ये तकरीबकार ये, हाँ जी, है, हाँ ये जी। शरपसंद है, ये मुल्क सनत को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उन्होंने बीवी बच्चों को लाकर अपनी पुरअमन होने का यकीन दिलाया, मगर उन्होंने उसको बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने गोलियां चला दी, जिससे गोली की चलने से जो खून की नदियां बही, उससे वो जो सफेद झंडे थे वो सुर्ख हो गए। तो इस तरह झंडे की भी एक तारीख बन गई। सुर्ख झंडा क्यों उठाते हैं मजदूर? इसलिए कि वो उसकी याद में। सही। तो वो सुर्ख झंडे हो गए। उनकी कमीजें, उन्होंने फिर कमीजों को लटका दिया, फिर शलवार पेंटे जो थी उनको लटका दिया, वो सारे सुर्ख हो गए। तो एक वो सुर्ख रंग का एक की भी एक तारीख, झंडे की भी एक तारीख मुरतब हुई। मजदूरों के साथ ये जुल्म और ज्यादती जो थी ये इन्होंने जारी रखी। मजदूर इससे मतलब अपने स्टैंड लिए रखे। वो उससे नतीजा ये हुआ कि बेशुमार लोगों को इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया झूठे मुकदमात में, ठीक है। और चंद लोगों को गोलियां मार के मार दिया, बाकियों को फांसी पे चढ़ा दिया। झूठे मुकदमे बना के फौरन फैसले सुना दिए। और वो इस तरह जुल्म और ज्यादती की एक लंबी दास्तान है। उसके बाद उन्होंने ये हुआ कि जब ये आग फैलती भी दूसरे कंट्रीज में गई, क्योंकि मजदूरों ने देखा कि ये कुछ हो रहा है तो फिर ये हमारे साथ भी होगा, दूसरी जगह पे उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दी। हुआ ठीक है। मामला। तो फिर उन्होंने ये देखा कि ये कहीं आग दूसरी जगह ना फैल जाए। फिर एम्प्लॉयर्स ने यूनिटी का इजहार करते हुए सही। उनकी डिमांड्स को मीट किया, उन्हें उनके मुतालबात पूरे किए। और वहां से 8 घंटे का तयन हुआ कि 8 ये घंटे ड्यूटी से करेंगे। जायद लेबर नहीं ली जाएगी। अच्छा। और अगर 8 घंटे से जायद मजदूरों से काम लिया गया तो उसका डबल ओवर टाइम दिया जाएगा। इसी तरह ओके, मल्टीप्लाई ओके। करते जाएंगे। और ये सर मुसलसल ये चलती आ रही है, प्रॉब्लम जो हैं ये चलती आ रही हैं। आज के दौर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक मजदूर को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्या तो मसाइल हैं, सबसे बड़े क्या चैलेंजेस? प्रॉब्लम ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात कही और हमारे मतलब हमारे से वाबस्ता है, जी जी। जिसको हम प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मजदूरों की कोई सुनवाई किसी जगह नहीं हुई। अच्छा। अयूब खान के ज़माने में जब उसको एक तहरीक चली, उसके खिलाफ मूवमेंट अवामी जिद्दोजहद का आगाज़ हुआ, तो उस वक़्त आखिरी टाइम के ऊपर एयर मार्शल नूर खान गवर्नर थे। पहले फजाइया के जी, चीफ जी, थे, जी। बाद में गवर्नर बनाया गए तो ताकि कंट्रोल किया जाए दहशत तारी करने के लिए। तो उन्होंने पहली दफे मजदूरों के लिए कुछ मुराद का ऐलान किया। अच्छा। इसके साथ ही जिद्दोजहद का आगाज शुरू हो गया, आवाम सड़कों पर निकल है। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने सबसे पहले पावर में आने से पहले, उससे पहले यौम मई का पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी सोशलिस्ट पार्टियां अपने आप को क्लेम करती हैं, उन्हें भी ये शऊर नहीं था कि उन्होंने अवाम में अवेकनिंग पैदा करने के लिए यौम मई इंट्रोड्यूस कराया होता। अच्छा। ये क्रेडिट जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है कि उसने यौम मई पावर में आने से Introduce ठीक है। पहले मनाया। और मुझे ये एजाज हासिल है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी बेगम को मेरे साथ हर मजदूर लीडर के पास उसके घर में भेजा कि उन्हें कहें कि आए, आज का जो इज्तिमा है इसकी क़यादत करें। ठीक है। हमें फिर किसी ने घास नहीं डाली उस वक्त। अच्छा। उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई और उन्होंने कहा हमारा आपसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वो खौफजदा थे। मलिक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर था, फील्ड मार्शल अयूब खान की गवर्नमेंट थी। तो बहरहाल उस वक्त फिर वो ये हुआ कि वो उन्होंने बात नहीं मानी। लेकिन भुट्टो ने फिर ऐलान किया कि मैं 1 मई को एक रैली निकालूंगा ठीक है। जिसकी क़यादत खुद मजदूर करेंगे। फिर वो उन्होंने वो जो निकला तो फिर उसमें पूरी दुनिया, पाकिस्तान के मजदूर उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए।
और बहुत बड़ी भाई शायान चांद उसमें रैली निकाली टीवी जाती थी। जी, जी। के फनकार भी थे, मजदूर भी थे, प्रोफेसर भी थे, इंजीनियर्स भी थे, मजदूर लीडर और किसान लीडर, सब उनको आना पड़ा। ठीक है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में लोग मजदूर बाहर आ गए थे सड़कों पर। तो ये सिलसिला जो है ये जारी और सारी है। और जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, मेरा ख्याल है मजदूर तहरीक को भी फांसी हो गई। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उसके बाद किसी ने इसके ऊपर काम नहीं उसके किया। बाद सुनाई नहीं हुई, मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया, ट्रेड यूनियंस खत्म कर दी गई। तमाम अदारों से जो ट्रेड यूनियंस बन चुकी थी उनको एक एक रात को, मतलब मैं 110 यूनियंस का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, और अच्छा। मुझे रात को डायरेक्टर लेबर वेलफेयर पंजाब गवर्नमेंट आके कहते हैं जी आप ये लेटर रिसीव करें, आपकी ट्रेड यूनियंस को डी रजिस्टर्ड कर दिया गया। अच्छा। हालांकि उनका ये काम नहीं था, बजाय वो तो मजदूरों की वेलफेयर के लिए रखे जी, हुए थे, लेकिन वेलफेयर की बजाय उन्होंने हमें हमारे फेडरेशन को डी रजिस्टर कर दिया। जितने ट्रेड यूनियन लीडर थे उन तमाम को टर्मिनेट कर दिया गया मुलाजमतों से। हर डिपार्टमेंट का जो सरबराह था, वो बड़ा को बिग गन होती है, तो वो थे। उन्होंने सारे मजदूरों को फैक्ट्रियों से, कारखानों से, मिलों से, अदारों से, वापडा से, रेलवे से, बैंक से, फ्लोर मिलों से, हर जगह से मजदूर लीडरों को निकाल दिया गया। और ना सिर्फ निकाल दिया गया, घर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया। जब घर पहुंचे तो पता लगा जी मुकदमे पड़ गए, पुलिस आई थी, छापा मार रहे थे, और रात को उन्होंने उठा लिए जी सारे मजदूर लीडर। ठीक है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेड यूनियन एलिमिनेट कर दी गई, जो आज तक बहाल नहीं हुई। ठीक है। और इसका मुतालिबा भी नहीं किया आप लोगों ने? डिमांड की, सड़कों पर आए मजदूर, गिरफ्तारियां दी, नहीं हुआ, किले में ले गए, जेलों में ले गए, कोई फीडबैक तजलील की उन्होंने हमारी, लेकिन उन्होंने हमारी डिमांड्स को मीट विद नहीं किया। अभी करंटली सिचुएशन जो आपके सामने है, हुकूमतें भी तब्दील हो गई, अब तो कह लें कि बड़ा सिचुएशन और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों में आ गई भी है कि मजदूरों का हक नहीं मारना है, उनके हकूक देने हैं उन्हें। तो अब के क्या मसाइल हैं? ये शौकिया फनकारी हो रही है जी। सारे लोग बयानबाजी के हद तक मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरों का नाम लेते हैं। इवन पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मेन स्ट्रीम में, अपनी मरकजी बॉडी में, अपनी सूबाई बॉडी में, अपनी लोकल बॉडी में किसी ट्रेड यूनियन लीडर को शामिल नहीं किया। अच्छा। किसी मजदूर को शामिल नहीं किया। वहां पर जागीरदार वडेरे हैं। रात को मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी पार्टी के टिकट मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी मैंने 10 करोड़ जमा करा दिया, वो कहता है मैंने 15 करोड़। हमारे पास तो रोटी खाने को नहीं, हमारे पास तो सुबह के नाश्ते के पैसे नहीं है, दोपहर के खाने के पैसे नहीं है, रात की रोटी के पैसे नहीं है। मेहमान आ जाएगा तो उसका सोच ही नहीं सकते कि उसको इंटरटेन कराएंगे। तो या एक तरफ तो ये कितना फर्क है मजदूरों में। एक बंदा वो है जिसको ये ही नहीं पता उसके पास दौलत कितनी है, दूसरा वो है जिसको सुबह के नाश्ते की फिक्र है कि मैंने सुबह नाश्ता, और अगर मेहमान आ गए तो उनको किस तरह भुगतान है। हाँ, अल्लाह करे ना ही आए। ट्रू, ऐसे ही। तो ये सूरत इन सर्कमस्टांसिस में, इस मिजरेबल कंडीशन में मजदूर जी रहा है, बल्कि जी नहीं रहा, खुदकशियां कर रहा है। अब यूटिलिटीज के बिल मजदूर पे नहीं कर सकते, लोगों को बिल आ रहे, और कोई बंदा चेक नहीं कर रहा कि ये बिल क्यों इतने ज्यादा आ रहे हैं। वापडा को किसने अथॉरिटी दी है? ये एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग होनी चाहिए, अवाम का नुमाइंदा होना चाहिए, फिर जाके रेट सेटल होने चाहिए कि ये रेट आइंदा से बिजली के लिए नहीं रखोगे। तो अभी भी कोई मजदूरों को कोई मराद नहीं दी जाती है? मुराद दें तो जो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून और लेबर कवानीन और इस्लाम के कवानीन में मौजूद है, उस पर तो अमल दरामद ही नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। इम्प्लीमेंटेशन, अब देखे ना, शहबाज शरीफ ने कहा ये करो वो करो, मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करो, कह सकते हैं ना बेचारे। हुई हैं जी, नहीं हुई जी, इम्प्लीमेंट अमल दरामद ही नहीं हुआ। तो कौन कराएगा इम्प्लीमेंट? महंगाई के तनासब से बुनियादी तनख्वाह मुकर्रर हुई है, वो नहीं वो लोगों को मिल रही, भट्टा के मजदूरोर को नहीं मिल रही। तो किसने करानी है सर? किसने करानी इम्प्लीमेंटेशन? किसने करानी है? वो इतने पावरफुल हो गए हैं डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट कमजोर हो गई है, डिपार्टमेंट ताकतवर हो गए। इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने करवानी है, लेबर वेलफेयर के नाम पर। हाँ, इनको खत्म कर देना चाहिए इन डिपार्टमेंट्स को। अगर आप लेबर की वेलफेयर नहीं कर सकते, आप अगर मजदूरों को उनके हकूक नहीं दिला सकते, अगर अपने बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद नहीं करा सकते,
तो आप फारिग हैं, आपको घर जाना चाहिए। लेकिन उनको रखा जाता है, ये फिर वोट दिलाते हैं पार्टियों को। अच्छा, आपको लगता है सर ये जो सेठ कल्चर है जो अभी भी मौजूद है, ये खत्म हो सकता है? इस हवाले से आवाज उठा के क्या इकदाम किए जाते हैं? आवाज उठाने वालों का अशर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जिन्होंने आवाज उठाई है, इस मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि वो उन्होंने इस एटमॉस्फेयर में जी आवाज उठाई, लेकिन जो तजलील हो रही है, ना उनके बीवी महफूज है, ना उनके बच्चे महफूज हैं, ना उनके खानदान है, ना पहली बीवी महफूज है, ना दूसरी महफूज है। सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर मजदूर जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनका अशर नशर क्या, उनके घरों में गाड़ियां घुस रही हैं। तो ये ऐसे आपको अमल दरामद, लोग चेंज चाहते नहीं। अच्छा, वही सिस्टम, वही माफिया का राज, वही हेजमनी, उसी तरह का कंट्रोल, वही जबर, वही तशद्दुद कायम दायम है, और ये इसी तरह रह रहा है। इसकी के लिए जो कोई तहरीक चलाने, देखिए ना, वो कहते हैं बैठ के कोई फैसला करने वाला फैसला नहीं कर सकता। अदालतों में भी जाके तारीख ही मिलनी है, और 13-13 साल और 20-20 साल, 30-30 साल मजदूर जो हैं वो अदालतों में रुल गए हैं, लेकिन फैसले नहीं हुए। तो इस तरह लोगों को जब इंसाफ भी नहीं मिलेगा, और हुकूमतें जो हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर लोगों से फंड्स लेती हैं, और लोगों को कि हम ये फैसिलिटेट करेंगे, ये देंगे लोगों को, अवाम को ये देंगे, है ही कुछ नहीं। मर्दमशुमारी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई कि कितने मजदूर हैं, कितनी ट्रेड यूनियन है, कितने लोग का किस किस सूबे में कितनी आबादी के लोग मौजूद है। जब आपके पास वो डेटा ही नहीं है, तो आपने क्या किसी को देना है और क्या लेना है। पर वो एक कराची वाले शोर मचा रहे हैं कि हमारी मर्दमशुमारी सही नहीं हुई, बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हमारी नहीं हुई, और नहीं हुई। अच्छा, ये नहीं कि नहीं हुई, लिस्टें गायब हैं, सारा कुछ गायब है। जब तो आपने बजट, हमारा बजट भी झूठा, सच नहीं है, हर चीज का बुनियाद झूठ है। कोई चीज ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 6 खाते हैं जिसके अंदर एक तनख्वाह ये दी जा रही है मजदूर को, ये फैसिलिटी दी जा रही है, सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है, लेबर वेलफेयर प्लान, और वो कटौती कागजों में है, वो खुद उसको ले रहे हैं। अच्छा, मजदूर और को कुछ मजदूर नहीं को नहीं दे रहे। मजदूर को तो 90 दिन की पूरे नहीं होने देते, 90 दिन से पहले 80वें दिन, 89वें दिन उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है कागजों में। अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, वो कंपनीज के डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, वो बैठ के काम सारा दिन यही करते हैं कि 90 दिन तो पहले मजदूर को कट देना कागजां, उसके बाद फिर कहना कि जी बहाल हो गए ने, ठीक जी, फिर बहाली करके इस तरह बजट फिर दोबारा करके उनको मतलब रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, ठेकेदारी सिस्टम है, रेगुलर परमानेंट बंदा ही कोई नहीं है, पॉलिसीज नहीं है ना। जब आप परमानेंट बंदे नहीं रखेंगे, परमानेंट जॉब है, मुस्तकिल नौयत के काम की मुस्तकिल मुलाजिम होना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। जब उस काम ने खत्म नहीं होना, तो क्या आप तजावीज क्या देंगे, क्या आप टिप्स देंगे कि किस तरह के इकदाम उठाने की हमें जरूरत है ताकि मजदूरों के हवाले से उनके बुनियादी जो हकूक है वो पूरे किए जा सकें? सेट तब्दील होना चाहिए ना, कि पहले तो ये फैसला हो कि इन्होंने इस तरफ सोचना है, ठीक है, ये सोच ही नहीं है इनके पास, सोच का फुकदान है, कहतुल रजाल है, लोग इस तरफ आते ही नहीं कि हमने किसी का भला करना है। अल्लाह ताला ने आपको, रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पैसे दिए, इक़्तिदार दिया, सनतें दी, आपने एक मिल से 10 मिलें बनाई, लेकिन ये भी तो शऊर होना चाहिए था कि मैंने मजदूर को मजदूरी दे रही है। ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक मेहनत करता है, दूसरा सरमाया लगाता है। तो जो मेहनत करता है उसको आप मेहनत के पैसे नहीं देते, आप उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखते, उसके बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उसको महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा नहीं करते, तो किस तरह होगा? अभी यूटिलिटीज के बिल इस कदर ज्यादा हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो कमाते हैं सारा बिजली का बिल लिया जाता है, फिर नलका अलहदा, गैस अलहदा, दूसरे बिल अलहदा। तो ये इस कदर ज्यादा बोझ है अवाम के ऊपर। लोग खुदकशियां कर रहे हैं। 40-40 लोग एक खानदान के डेथ, लोग अपने बीवी बच्चों को फेस ही नहीं कर सकते, उनके मीट भी नहीं कर सकते, उनके वसाइल को पूरा ही नहीं कर सकते, घर की करन जावे।
मजदूर घर क्या करने जाए जब उसने बीवी बच्चों को पैसे नहीं जो देने। एक्सपेंसेस हैं वो मीट ही नहीं कर सकते हैं। आज पूरा दिन हम ये देखेंगे कि लेबर डे मनाया जाएगा, रैलीज निकाली जाएंगी, कॉन्फ्रेंसेस भी की जाएंगी। हाँ जी, जुलूस होंगे, तो बनाम सरकार भी कोई एक आधा जुलूस निकल जाएगा। अच्छा, जबकि अवाम का जुलूस निकाला जा रहा है, मजदूरों का जुलूस निकाला जा रहा है महंगाई के लिहाज से, लेकिन वो भी जुलूस निकालेंगे और उसके अंदर बनाम सरकार लीडरों को जो कहेंगे सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, नदियां बह रही हैं। वजीर आजम साहब इधर गए थे तो ये बहाली हो गई, वजीर आजम साहब इधर गए थे, गवर्नर साहब इधर गए थे, वजीर आला इधर गए थे और लहरें बहरे हो गई हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बड़ी मिजरेबल कंडीशन में है, खुदकशियां पर मजबूर है। जानते हैं हम, और ये सारी चीज़ें हम सबके सामने है, सिर्फ हमारे सामने नहीं, आप लोगों के सामने भी ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और ख़ास करके ये तबका जिसके हवाले से इक़दामात और आवाज़ उठाने की हमें बेहद ज़रूरत है। सैयद मखदूम मोहम्मद दुरियाब यूसुफ हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और लेबर डे के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह के इक़दामात उठाने की हमें ज़रूरत है। उस पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और पाकिस्तान में रिश्तों की तलाश घर घर का मसला है, और ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ 22 लाख नौजवान लड़के लड़कियां रिश्तों के मुतलाशी हैं। इसका एक पहलू तो ये भी है कि आजकल शादी नहीं होती है बल्कि तिजारत की जा रही होती है, यानी लड़की वाले ये देखते हैं कि जनाब जो लड़का है ना वो हुस्न में भी कमाल हो और नौकरी भी उसकी बेमिसाल हो, लश्कारे मारती हुई बड़ी सारी गाड़ी हो उसके पास और जेब भी कभी ना खाली हो। जबकि दूसरी तरफ लड़के वाले ये देखते हैं कि लड़की हुस्न में बेमिसाल हो, गोड़ी चमड़ी हो उसकी, और माँ बाप जहेज में पूरे का पूरा घर ही दे दें उसको, और पैसे भी ठीक ठाक हो उनके पास। और जिस वजह से जो लड़कियां और लड़के कवारे बैठे ही अपनी उम्र की इंतहा को पहुंच रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मुनासिब रिश्तों की कमी की वजह से वालिदैन अपने बच्चों की शादियां कज़न्स में कर देते हैं, और कज़न्स में रिश्ते ना होने की वजह से वालिदैन अब ज़ात बरादरी से बाहर भी रिश्ते करने को तैयार हैं, ताहम मुनासिब और काबिल एतमाद रिश्तों की कमी की वजह से हिचकिचाते हैं। अपने बेटे या बेटे की शादी में वालिदैन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, रिश्तों की कमी के मसाइल को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, ऐसे और भी बहुत से अहम सवालात हैं जिन पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं सैयद इजाज़ बुखारी साहब हैं, लाइफ कोच हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये प्रॉब्लम्स बढ़ती क्यों जा रही है, और ये जो फिगर हमारे सामने आया है 2 करोड़ 22 लाख लड़के लड़कियाँ अभी भी रिश्तों के मुतलाशी है, कवारे बैठे हुए हैं, तो इसकी क्या वजह है? एजाज साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एजाज साहब ये बड़ी हैरानकुन मैंने तो रिपोर्ट जब पढ़ी थी, शॉकिंग न्यूज़ थी कि 2 करोड़ 22 लाख लड़के लड़कियाँ मतलब उनकी शादी नहीं हुई है, वो मुतलाशी हैं रिश्ते के। बहुत बड़ा फिगर है ये पाकिस्तान में देखा जाए, तो क्या वजह आपको लगती है इसकी? देखिए, बुनियादी तौर पर जो मुतलाशी हैं वो लड़के लड़कियां हैं ही नहीं। अच्छा, मुतलाशी उनके वालिदैन हैं। ओके, अगर लड़के लड़कियां मुतलाशी हों तो इतनी ज़्यादा तादाद रहे ही ना, जितनी बड़ी तादाद हमें देखने को मिलती है। और जब वालिदैन की बात होती है, चूँकि हमारे यहाँ वो बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की थी कि उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। हमारी उम्रें कोई और बसर कर रहा होता है, और वो जो लोग हैं जिस तरह से उनके साथ हुआ वो बिल्कुल वैसा ही रेप्लिका वो चाहते हैं दूसरों के साथ भी हो। फिर रिश्ता जब हम इसे कहते हैं कि एक पूरा एक इदारा है, जिन 2 लोगों ने रहना होता है, जिन्होंने एक दूसरे को दरियाफ्त करना होता है, उनके फैसले जब बाकी के लोग करते हैं तो अक्सर वो अपने अपने एंगल्स के हिसाब से कर रहे होते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ झूठ सबसे बड़ा तो उस वक्त बोला जाता है जब रिश्ता देखने जाते हैं, वहाँ पूरा सेट लगता है, पूरा आप देखें किचन उस दिन और तर्ज का होगा, वो आपका ड्राइंग रूम और तर्ज का होगा, उस दिन पहनावे और तर्ज के होंगे, लबो लहजा और तर्ज का होगा, ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा होता है। तो जब वहाँ झूठ की बुनियाद पर आप चीज़ें देखने, यानी वो झूठ देखने आते हैं या झूठ दिखाने के लिए बैठे होते हैं, उसका नतीजा एक तो वो सामने आता है। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है, जो कि मैं रिलेशनशिप्स को देखता हूँ
लड़कों को 25 बरस से ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए शादी के लिए। अच्छा। 25 बरस तक शादी हो जानी चाहिए। ओके। इसी तरह लड़कियों को तो मैं कहता हूँ 22 बरस तक हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए वो एक दूसरे को अच्छी तरह जी सकते हैं तब। और जब 30, 32, 35 तक अब आप चले जाते हैं तो उसके बाद तो टेंशन, फिक्रें और तर्ज की लायक होती हैं। और फिर अब यह है कि जिस तरह भी आपने शुरू में एक लिस्ट बताई है, ये लिस्ट 20-25 साल वाले के पास तो नहीं हो सकती कि गाड़ी भी हो, ये भी। Exactly. और अगर हो तो उसकी अपनी तो नहीं हो सकती। हाँ। और जब तक आप खुद कुछ अर्न नहीं करते, आपके पास उसकी उतनी तौकीर इज्जत नहीं होती। हमारे यहाँ जितनी भी, अब देखिए यूनिवर्सिटी में जब बच्चे जा रहे हैं वो दूसरे को देखते हैं, वो पसंद करते हैं, शरीयत ने उन्हें पूरा वो दे रखा है, इजाज़त दे रखी है। लेकिन वहाँ पर अभी यहाँ पर आप फरमा रहे थे कि लोग जात बिरादरी से बाहर शादी कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे पास लड़के लड़कियाँ ऐसे आते हैं कि हमारे माँ बाप को कौन समझाए, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो जट दा मुंडा और अराइंदी कुड़ी और अराइंद मुंडा, और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। हालांकि ये हमारे मजहब में तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वालिदैन को ये बात समझाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर वो बहनें जिन्होंने कहीं जाकर बहू बनना है, जब वो बतौर बहन किसी अपने भाई की देख रही होती हैं, बीवी जो होने वाली बीवी होती है, वो सारी ये जो आपने लिस्ट बताई उसमें देख रही होती है। देखिए अक्सर लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं या अच्छा खासा कमा रहे हैं तो शादी होनी चाहिए। शादी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ। हमने हमने पहले कभी नहीं देखा ऐसे, जब अपने बड़ों को बिल्कुल देखें ऐसे कि उनको अच्छी खासी कमाई होती थी तो उनकी शादियां होती थी। हाँ, ज़रूर कमाने लायक होना चाहिए, लेकिन फिर जिम्मेदार होना ये इतना चाहिए। अब क्यों ये हो गया है कि अच्छा अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, हर चीज़ मेटीरियलाइज हो गई है। और कहीं ना कहीं किरदार हमारे इन शोज़ का भी है उसमें। आप देखें, मुझे आपके शो का तो नहीं पता, मैंने बहुत से शोज़ में देखा है जहाँ बाकायदा मंगनियों को तरीके से बना के दिखाया जाता है, नई से नई रसूमात उसके अंदर डाली जाती, और वहाँ पर वो जो बेटियां बहनें हमारी बैठी होती हैं, वो शायद उस तरह ना भी, मैंने आज तक ऐसा लड़का लड़की नहीं देखे जिन्होंने कहा हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना नहीं। उसकी बहन को ये करना है, उसकी वालदा की ये ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है, तू अभी पालने में था तो मैं सोचती थी कि मैं तेरी शादी करूंगी तो ये होगा, वो होगा, सब कुछ होगा। और दूसरा, आप देखिए जब ये बहू को घर ला रही होती है खातिन, उस वक्त लहंगा पकड़ने में सास भी शामिल होती है, बहनें भी होती हैं, और उसके बाद के जो मामलात हैं वो आपके हमारे सामने हैं। तो इसलिए ना सिर्फ ये कि डिले हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ ये सिलसिला चल रहा है कि तलाक और खुला बढ़ रही है जी। और उसकी भी बुनियादी वजूहात यही हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जो मैं कहूँगा कि जो दो लोग शादी करने में दिलचस्पी रखते हैं उनकी शादी करा दें और उनको उनके हिस्से के फैसले को भुगतने दें। लेकिन हमारा माइंडसेट यहाँ पे ये है ना एजाज साहब के लव मैरिज जल्दी मतलब ज़्यादा देर टिकती नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जिनमें फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं वो ज़्यादा देर टिक सकते हैं, हम लोग सारी देखभाल की चीज़ें करते हैं, लव मैरिज इतनी देर टिकती नहीं। हालांकि होनी तो वही चाहिए। देखिए ना, जो दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं उन्हें अपना फैसला करने देना चाहिए, चूँकि शरीयत नहीं रोक रही। अरेंज मैरिज टिकती क्यों है? चूँकि उसमें जिन लोगों ने मिलके फंसाया होता है वो बचाने में लगे रहते हैं। लव मैरिज में सब क्या कहते हैं, एक एक बैठा सुना रहे थे, हमने तुम्हें पहले कहा था वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, तुमने अपनी मर्जी की, हर वक्त ताने दे देकर अगर वो एक दूसरे के करीब होना भी चाहते हैं तो वो उन्हें नहीं रहने देते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मुआशरे में इस वक्त उन बड़ों को समझाने की है। मैं अक्सर जब भी आपकी खिदमत में भी हाजिर हुआ हूँ, मैं कहता हूँ बड़ों को समझने की ज़रूरत है, जिनकी औलादें हैं उनसे पूछें बेटा आपको कोई पसंद है तो हमें बताओ, और मत जाएं कि वो ये करता है, ये करता है, ये करता है, उसके बाद ये है, ये है। आप देखिए कच्चे घरों में देखने वाले रहने वाले कहते हैं पक्के घर देखने हमने अपनी बेटी के लिए। दीवारों से रिश्ते नहीं होते, लहजों और रवैयों से रिश्ते होते हैं। आपको अगर कहीं लगा अच्छा सलीका स्वभाव वाले लोग हैं, नेक नीयत हैं, साफ सुथरे लोग हैं, कर दें शादी। बाकी शादी करने के बाद जब आप रहने लगते हैं ना तब पता लगता है, उससे पहले किसी का पता नहीं चलता। आपके अपने जॉइंट फैमिली में रहने वाले बहन भाई जो है, साथ कजने बहन भाई होते हैं ना, अच्छा वो सामने पल रहे हैं, जो 20-18 बरस सामने पले हैं उनके साथ शादी होती है, वो ऐसी ऐसी चीजें सामने आती है, तो यार हमारे सामने पलते रहे, हमें पता नहीं चला इन चीजों। तो दिस हैपेंस। आप सिर्फ मादियत को निकाल दें, ये जो मेटीरियलिस्टिक अप्रोच है इसको निकाल दें और लोगों को कहें कि लोग आपस में बसते हैं। ये टीवी नहीं आपस में बसते होते कि इतने इंच की, यू वोंट बिलीव इट। ये जब इनकी शादियां से पहले ना मैसेज सर्विस शुरू हो जाती है, थोड़ा ये चीजें लेकर आनी है। अच्छा ये चीजें जब शुरू होती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि बहन कहती है लड़के को, तुम कहना कि जो वो है LCD है वो 40 इंच वाली नहीं 50 इंच वाली होनी चाहिए, फ्रिज ये वाला नहीं वो वाला होना चाहिए, AC ये वाला नहीं वो वाला होना चाहिए, पूरी एक लिस्ट जा रही। अब उनसे तो शादी हो ही नहीं रही। और यकीन कीजिए बहुत से मैंने लड़के ऐसे देखे, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो लड़की चाहिए, लेकिन माँ बाप कहते नहीं, ऐ भी चाहिए देते, ऐ भी चाहिए देते, ऐ भी चाहिए देते। उसके बाद क्या होता है,
फिर उन्हीं तमाशों की नज़र हो जाती है। वही रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, डिमांड लिस्टें जो हैं वो लंबी होती जा रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में, या अगर रिश्ता कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको नज़रअंदाज कर भी दें तो इट्स ओके? मेरे ख्याल में जो घर है अगर उसका अपना नहीं है उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिस तरह के हालात हमारे हैं। गाड़ी उसके पास नहीं, उसका नज़रअंदाज किया जा सकता है। अगर वो 2-2.5 लाख रुपए वाली नौकरी नहीं कर रहा, वो 40-50 हज़ार भी कमा रहा है, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। दूसरी बात, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वहाँ उस घर में उसके अलावा कोई हो ही ना, ये भी फैमिली मेंबर्स ही ना हो। हाँ, और ये जो कह रहे होते हैं वहाँ कोई ना हो, इनके अपने 7-8 होते हैं, पूरे खानदान होता है उनका। तो वो इन चीज़ों को कम से कम हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। जिस चीज़ को, मेरा जो ज़ाती नज़रिया है जिसको नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए, उसको हम कहते हैं निजाबत या शराफत को, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। यानी आप कहें कि इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें उनके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी के साथ भी हम रहना शुरू करें, थोड़ा वक्त बिताने से पता लगता है। आप देखिए, आप किसी के सफ़र भी शुरू करते हैं ना, शुरू में थोड़े आप अनकंफर्टेबल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप कंफर्टेबल होते चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक काम मैं और भी अर्ज करूंगा, जब शादी हो जाए तो वालिदैन को उन्हें वक्त देना चाहिए एक दूसरे को दरियाफ्त करने का, जो वो नहीं देते। आप यानी बड़े से बड़े तजुर्बाकार लोग तजुर्बा इस बात पे कर रहे थे कि ये दो जिन्होंने एक दूसरे को खुश करना था, ये हमें खुश रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे। ये सबसे ज़्यादा खुला और तलाक का सबब बन रहा है इस वक्त। या फिर ये जो औरतें कमा रही हैं, वो भी कहती हैं कि कमाने की वजह से तो थी, अब तो हम कमा रही हैं, अब हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से खुला ज़्यादा हो रही है। अच्छा। और जॉइंट फैमिली से कुछ लोग जो निकल कर खाली घरों में जा रहे हैं, मेरे पास ऐसे भी खातिन आई हैं, वो कहते हैं वहाँ जाकर मर्द ज़्यादा जालिम हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो उसे डर होता है ना कि भाई सुन लेगा, भाभी सुन लेगी, माँ दरमियान में आ जाएगी। वहाँ अकेले घर में तो उसे पता है किसने सुनना है। तो ये एक नई चीज़ मेरे सामने आई कि वो जो कहती थी लड़कियां कि हमने किसी और घर में जाके रहना है, अकेले रहना है, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, वो जब वहाँ पर गई तो उन्हें पता चला कि मर्द उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो गया। ओह, ये एक नया पॉइंट मुझे भी ये नया सुनने में मिला है। वैसे मेरे सामने ये नया पहलू खुद भी मेरे सामने आया। ये आज से मैं यूनिवर्सिटी 10 साल पहले एक पढ़ा रहा था, उस वक्त मुझे खातून ने ये बात की कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनके बच्चों वाली थी, बड़ी थी। कहते वहाँ पर मुझे बड़ा, मैं कहूँ जल्दी से हम चले जाएं यहाँ से, जल्दी से। लेकिन जब वो वहाँ गया बाहर, तो वो तो उसका तो और तरह का मर्द सामने मेरे आया। तो मैंने उस वक्त उसको इतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन पिछले 2-4 महीनों में कुछ 6-7 लोगों ने मुझसे आकर ये बात की है, तो मुझे उससे अंदाजा हो कि अच्छा ये एक पहलू है जो सामने आना चाहिए। और इसके हवाले से तो बात भी की जाती है ना, मतलब डिमांड लिस्ट में ये भी शामिल होती है कि हमें जो है न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, मतलब अलग से घर ले, लड़का लड़की अलग से रहें। इस पे भी मेरे ख्याल में इसको भी लिस्ट में शामिल उस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप साथ रहने लगते हैं ना, मर्द को एहसास हो जाता है, पिस्ता तो वही है ना, क्योंकि उसने उस साथ लाई हुई खातून का भी ख्याल रखना है, और जो पहले से मौजूद है, जो कहते तुम बदल गए हो, हर जुमले पे वो कहते, यानी जिसको अंगूर छुपा के ले जाने अपनी बीवी के लिए, किस कदर अजीब बात है। और फिर अगर वो रास्ते में कोई बच्चा पकड़ ले दे, मैं अंकल क्या लेके जा रहे हैं, वो और भी ज्यादा बदमजगी हो रही होती है। वो क्यों छुपा के ले जाए, वो किसी की बीवी के लिए तो नहीं लेके जा रहा है, अपनी बीवी के लिए। लेकिन ये जो इर्द गिर्द के दूसरे रिश्ते होते हैं, उनको ठीक होने की जरूरत है, उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग जैसे ही लड़के लड़की की शादी होती है, उनको काउंसलर के पास लेकर जाते हैं कि इनकी काउंसलिंग करें। उनको जरूरत नहीं। मेरे पास पेरेंटिंग के लिए जब लोग आते हैं कि हमारे बच्चों को आप समझाएं, ये जिद करता है, ये करता है, वो करता है, तो मैंने कहता हूं कि इनको ना लाएं हमारे पास, आप बैठें, क्योंकि टूल का ठीक होना जरूरी है। जब टूल ठीक होगा तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आज आपको लगता है आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, तो बच्चे को किसी के पास ना ले जाए, ना उसके टीचर से कहें, ना किसी से, आप खुद जाए काउंसलर्स के पास, उनसे जाकर के मेरे बच्चे के ये पैटर्न्स हैं बिहेवियर के, मुझे बताएं मैं कौन से पैटर्न चेंज करूं कि उसके पैटर्न चेंज हो जाए। दिस इज व्हाट वन हैज टू डू। इसी तरह से जो पेरेंट्स हैं, समझी की मेरे बात बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को, बल्कि खास तौर पर रोज अपने शो में ये जुमला बोलना चाहिए कि समधियों के ठीक होने की जरूरत है। जब तक वो ठीक नहीं होंगे, वो वालदा ठीक के नाम पर, कि मैं तेरी बेहतरी चाहती हूँ के नाम पर उसको ख़राब करके रख देते हैं। वालिद भी यही, इर्द गिर्द के सब लोग, और फ़ोन, बड़े नुकसानात। अच्छा, मैं तो कहता हूँ ये 40 दिन के लिए ना चिल्ला काट लें, शादी के 40 दिन तक लड़की के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि वो रात के दिन में 3 दफ़ा वो फ़ोन ना करे तो घर से फ़ोन आ जाता है, आज के दिन कैसा गुजरा। यानी उसे इतनी खुदाई करती हैं वो वालदा बैठ के कि उसे बताना पड़ता है कुछ ना कुछ आज गलत हुआ है, चाहे ना भी हुआ हो, उसके भी ज़ाहिर नुकसान आते हैं। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ ये ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, ये तो तहरीरन होनी चाहिए कि 40 दिन
आपको व्हाट्सएप नहीं, मैसेज कोई राबते नहीं होने चाहिए। मतलब क्या ये एक होना भी चाहिए, इसको प्रैक्टिस में भी ले आना चाहिए कि जो आपके ससुराल की चीजें वो आपके मैके में नहीं पता चलनी चाहिए। पहले तो यही होता था। हाँ, पहले तो ये होता था कि अगर बेटी कहती थी ना कि आज अंकल ने ना आंटी के साथ लड़ाई की है, तो वालदा कहती थी खबरदार वहाँ की बात याद दोबारा यहाँ बताना था। वो फिर घर बसते थे। अब तो पूरे मोहल्ले को पता होता है, सहेलियों को पता होता है। तो सहेलियाँ जिनकी शादी नहीं हुई वो फोन कर करके पूछ रही थी तुझे ये चाय बनाने का तो नहीं कहती, तुझे ये इस बात का तो नहीं कहती। उसके फिर नुकसान आते जनाब। अच्छा, जैसा पहले होता था ना, मतलब हमने भी मतलब अपने घर में रिश्ते ये सारे देखे हुए हैं, तो पहली माएँ ये कहती थी अच्छा जो भी चीज़ें जिस तरह आपने भी कहा कि उधर की उधर ही रहनी चाहिए, यहाँ की यहाँ रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, जिन जायज़ चीज़ों पे करना चाहिए। अब जो है अब ये ट्रेंड आ गया कि कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी सूरत में नहीं करना है। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल कर दोनों तरफ से ही हो रहा है। ये सिर्फ ये नहीं कि लड़की के लिए हो रहा है, लड़के की तरफ से भी हो रहा है। वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, लड़की भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। और कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह अगेन ये मीडिया है। ये जो मेरे राइट्स का नाम आई है ना, इसमें कई फराइज कुर्बान होकर रह गए। यानी जो मेरे राइट्स हैं, अब यहाँ तक के देखिए कहा जाता है कि औरत अगर दूध भी पिलाना चाहे बच्चे को ना, उसके भी वो पैसे ले सकती है शरीयत में। अच्छा, ये बात है मौजूद, लेकिन क्या इसके बार बार जिक्र की जरूरत है? नहीं। लेकिन इसके जिक्र से झगड़ा पैदा होता है। exactly. अच्छा, तुम्हारे वालिदैन का शरीयत मुझे नहीं कहती मैं ख्याल रखूं, ये तो मैं एहसान है तुम्हारे पर कर रहे। अच्छा, आपके एहसान कर रहे तो उसको बताने और जताने की क्या जरूरत है? तो जब ये बताने और जताने वाले मामला सामने आना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद यू वोंट बिलीव इट, पिछले दिनों मेरे पास एक साहब आए, वापसी पे आते हुए पैम्पर लाना भूल गए। इसके ऊपर खुला तक मामला चल। वाकई पैम्पर एक नहीं ला सके, वो खुला तक चले गए कि तो अपनी बहन के लिए तो ये भी लेकर आए, वो तो तुझे नहीं भूला, तुझे माँ की दवाइयाँ भी याद रही, तुझे वो भी याद रहा, वो जो मेरे बच्चे हैं, वो जो मैं हूँ, वो ही तुझे याद नहीं होते। और वो रूठ के चली गई। और जब वो रूठ के चली गई तो मनाने वालों ने मनाने की बात नहीं की। उसने कहा हम तो तुझे पहले दिन से कहते थे ये औरत ठीक नहीं है, माँ ने ये कह दिया। उधर से उन्होंने पैम्पर के साथ 4 चीज़ें और जोड़ दी। नतीजा क्या निकला? मामला खुला तक पहुँच गया। तो अदम बर्दाश्त वो और ज़्यादा ज़ाहिर है हमारे मुआशरे का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन संभालना किन्होंने है? जो बड़े हैं। हाँ, जो छोटे वो तो अभी तजुर्बे से गुजर रहे हैं, उन्हें तो अंदाज़ा नहीं है उन चीज़ों का, और वो बेचारे कहीं ना कहीं भीड़ चढ़ रहे हैं। आज देखिए, आप हम बैठे हैं, चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हमारे कैमरे वाले भाई बैठे हुए, सब हर एक अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं। करना हमें क्या चाहिए? अपने घर के सुकून को अपने हाथ में रखें, इर्द गिर्द के लोगों की भीड़ मत चढ़ें। ना हमसायों की भी फ्रिज तुम्हारे घर कौन से वाला है, फला चीज़ तुम्हारे घर। मैं कमा रहा हूँ, मैं जितना कमा रहा हूँ मैं उतना कमा रहा हूँ, और उसके मुताबिक मुझे चीज़ों को लेकर चलना। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया की दोबारा से बात करूँगी एजाज साहब, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं बड़े लेविश किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं, एक्टर्स की भी शादी हो रही होती हैं, वो भी हम देखते हैं 6-6 7-7 इवेंट्स हो रहे हैं, और मतलब खूबसूरत और लग्जरी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो वो भी जब पोर्ट्रे किए जाते हैं तो लड़कियों की भी होती है कि अच्छा हमने अपने माँ बाप पे प्रेशर डालना है कि हमें इस तरह की शादी चाहिए, लड़के भी उस चीज़ को करते हैं। तो क्या इस वजह से भी हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक हो रही है? आप बजा फरमा रहे हैं, ये एक बहुत छोटा सा पहलू है। देखिए, लड़के और लड़की वो शादी करने में दिलचस्पी रखते हैं। उनको अगर आप सही वक्त पे उनकी शादी करा दें, उन्हें किसी चीज़ से कोई गरज नहीं। ठीक है, ये बहुत कम होता है। ये बहन, ये लड़की जिसकी हम बात करते हैं, वो बहन है जो चाह रही है इस तरह से हो। मैं नहीं देख रहा इस तरह से कि जिसकी शादी हो रही है, बहुत कम है। जो बहुत अमीर कबीर लोगों की बेटियां हैं, वो तो ज़ाहिर है पूछते हैं कि चीज़ें। ये जो बाकी जो है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्चियां हैं हमारी, मैंने तो इनमें से किसी को नहीं देखा कि मैं चाहती हूँ ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी चाहे वो देख बैठी। वो ये ज़रूर चाह रही थी कि जिसे मैं चाह रही हूँ बस उससे मेरी शादी हो जाए। लड़का कह रहे थे जिससे मैं चाह रहा हूँ। और यकीन कीजिए, ये दहेज भी लड़के नहीं लेना चाहते। ये दहेज उसकी माँ लेना चाहती है, ये उसका बाप लेना चाहते हैं, उसकी बहनें लेना चाहती हैं। मैंने नहीं, मेरे कम से कम सामने जितने भी लोग आ रहे हैं, बहुत कम होंगे शायद लड़के जिनमें इतना लालच हो कि नहीं जी हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और वैसे भी देखिए, वो मर्दानगी का दावा कैसे कर सकते हैं जो दूसरे की गाड़ी को बुनियाद बनाएगा? एग्जैक्टली। फ्रिज अगर मुझे घर में लाने तो मैं लेकर आऊँ ना, मैं किसी श्योर क्यों कहूँ कि तू आके मेरा वो बेड तक वहां से आते हैं, सारा कुछ आपको पता है। हालांकि ये तो जॉब ही असल में मर्द की है कि वो सारा कुछ सेट करे, तैयार करे, ये सब तैयार है। अब मैं किसी को अपने घर में ला रहा हूँ, और अगर इस कल्चर को परवान चढ़ाया जाए तो अब बहुत जल्दी से शादियाँ होना शुरू हो जाएंगी मेरे अल्लाह की तरफ से। लेकिन कौन समझाए कि दहेज नहीं? देखिए, हम तो अपने हिस्से का रोल प्ले कर सकते हैं। आप अपने हिस्से के इधर बैठे रोल प्ले कर रहे हैं, मैं अपने हिस्से का, जो हमें दिखा रहे हैं वो अपने हिस्से, हम तो यही कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात है
कि दावत हम दे सकते हैं। हिदायत तो मेरे रब ने दी, रब ने देनी, बेशक, हमें दावत देनी है अपने से। बेशक बेशक। अच्छा, लास्ट क्या कमेंट देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? मैं उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ बच्चों को आपस में शादी करने दें। मैं तो उनसे यही कहूँगा। और यूनिवर्सिटी की एज में जब बच्चे कहते हैं, आप मत ये कहें उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं समझ, जिनको पता है उनके भी रिश्ते उजड़ते हैं, हाँ, जिनको नहीं पता उनके भी उजड़ते हैं। तो कम से कम वो बच्चे ये तो होंगे कि हम ये फैसला कर चुके हैं, उन्हें उनके फैसले को भुगतने दें, अपने फैसलों की भींट मत चढ़ाएं। मैं तो यही अर्ज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया सैयद एजाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ पर आए। और जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक खूबसूरत सा गाना सुनते जाइए।